वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडे सेशन। दोस्तों, आज से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने डेली डार्क डोज लाने का। डार्क कुछ नहीं है, दिन आज का करंट अफेयर्स और जीके सीरीज है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं प्लस साथ साथ में जीके के लिए जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उसका एक आपको रफ आइडिया दिया जाए और साथ-साथ में आपकी तैयारी इस हिसाब से करवाई जाए कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत एग्ज़ाम टाइम पर ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम पहला टॉपिक अपना लेंगे, वो हम लोग लेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं। नेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाए जाने का इसका जो पर्पस होता है, जो कारण होता है, वो ये होता है कि आज के दिन स्वामी विवेकानंद, जो शायद ही कोई भारतीय है जो इनको नहीं जानता होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस साल का भी नेशनल यूथ जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, वो मनाया गया है पुदुचेरी के अंदर। वो मनाया गया है पुदुचेरी में। पुदुचेरी स्टेट होस्ट यूनियन टेरिटरी है और इस बार की जो थीम है वो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। यानी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 में 12 जनवरी को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम है दोस्तों, इट्स ऑल इन द माइंड। और इस बार का जो नेशनल यूथ डे है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी के अंदर एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया है। साथ-साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसी में एक पेरुंथलाईवर कामराजर मणिमंडपम पीकेएम एक मॉडर्न ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम को भी इनॉग्रेट किया गया है, शुभारंभ किया गया है उसका। और इस अगर हम पीकेएम जो है ओपन एयर थिएटर की बात करें तो ये पुदुचेरी में बनाया गया है। इसको बनाने में लागत आई है 23.15 करोड़ और ये सारा पैसा दिया गया है हुडको के द्वारा। अब ये हुडको क्या है ये हम अभी आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो हैं मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कहाँ से? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका पहला तो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी 2022, 21, 20। कोई भी साल ले लीजिए, डेट उसकी है 12 जनवरी, हर साल 12 जनवरी। 12 जनवरी से लेकर के जो हफ्ता आपका स्टार्ट होता है यानी 12 इस साल 12 से 16 जनवरी, यानी ये जो पूरा हफ्ता होता है इसको नेशनल यूथ वीक के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल राष्ट्रीय युवा हफ्ते सप्ताह के जो है नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट में करने के लिए उसकी याद में। इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। और अगर मैं बात करता हूँ कि इस बार की खासियत की, अगर कोई हमारे से ये पूछता है कि भैया इस बार क्या हुआ है, तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें एमएसएमई क्या एक टेक्नोलॉजी सेंटर का शुभारंभ किया है। साथ-साथ में एक पीकेएम यानी पेरुंथलाईवर कामराजर मणिमंडपम एक ओपन एयर ऑडिटोरियम का भी जो है शुभारंभ किया गया है, उसको भी इनॉग्रेट किया गया है, जिसकी कॉस्ट आई 23.1
5 करोड़ रुपए और जो कि हुडको के सहयोग से बनाया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है हम अपना आगे मूव करेंगे। तो अगर हम जो है बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम अपने जो है इसके बारे में देखें, तो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग इसमें, क्योंकि बार-बार जो नाम आया वो हमारे सामने नाम आया स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 में। और इनका जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई, देहांत हुआ, वो 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ हावड़ा में इनका देहांत हुआ था। और रामकृष्ण परमहंस आपने नाम सुना होगा। रामकृष्ण जो नाम है आपका, बड़ा कॉमन सा नाम है। जब कभी भी स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है तो इनके गुरु श्री रामकृष्ण का नाम भी साथ में लिया जाता है। ये इनके मुख्य डिसाइपल, मुख्य शिष्य थे। इस साल हम लोग 159th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। और जो पहला यूथ फेस्टिवल हमने करा था ऑर्गेनाइज, वो किया था 1995 में। तो यानी अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है हमारा, इस बार हम लोग इसको सेलिब्रेट करने लग रहे हैं। फिर साथियों, हमने बात करी एमएसएमई के बारे में। तो अब ये एमएसएमई होता क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कहा जाता है। ये ऐसे उपक्रम होते हैं आपके, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज प्रोवाइड करने में। दो चीजें होती हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, उसमें लिप्त होते हैं। और इनके अंदर इनकी एक लिमिट होती है, फाइनेंशियल लिमिट होती है, पैसे की लिमिट होती है। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं उनमें प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो मशीनें होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उनका जो एनुअल सेल है, एनुअल टर्नओवर है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 करोड़ से हम लोग 5 करोड़ की बात करते हैं, तो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच के जो एंटरप्राइजेज होंगे उनको हम माइक्रो एंटरप्राइजेज कहते हैं। उसी तरह से 10 करोड़ की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनको हम, अगर 10 करोड़ की मशीनरी की बात करते हैं और 50 करोड़ के टर्नओवर की सेल्स की बात करते हैं, तो वो एंटरप्राइजेस हमारे जो आते हैं वो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हैं। और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारे होते हैं, ये ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जहाँ पर हमारा प्लांट एंड मशीनरी के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उनका एनुअल टर्नओवर यानी सेल्स 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि माइक्रो जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उनका टर्नओवर का लिमिट कितना है? तो उनका टर्नओवर का लिमिट 5 करोड़ है। उसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेज का टर्नओवर का लिमिट कितना है? स्मॉल एंटरप्राइजेज का टर्नओवर का लिमिट 50 करोड़ है। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनका टर्नओवर का लिमिट क्या है? उनका टर्नओवर का लिमिट 250 करोड़, 250 करोड़ है। साथ साथ में अगर मशीनरी की बात करेंगे हम लोग, तो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट माइक्रो में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मीडियम के अंदर आपका ये इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आई थी हुडको की, क्योंकि जो हमारा ओपन एयर जो ऑडिटोरियम बना, उसकी जब हम लोग बात करते हैं पुदुचेरी में, जिसको इनॉग्रेट किया गया, उसको लोन जो फंड्स जो प्रोवाइड करे वो हुडको ने प्रोवाइड करे थे। तो हुडको है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट का उपक्रम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर काम करता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 25 अप्रैल 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एग्जिस्टेंस में आया था 25 अप्रैल 1970 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि हुडको का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हुडको का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और आज की डेट में इनके जो चेयरमैन हैं वो श्री कामराज रिजवी हैं। कम
तो ये आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है हुडको के बारे में, हुडको इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हम आज की डेट में अपना यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं, यूथ फेस्टिवल में प्रधानमंत्री के द्वारा एक ओपन एयर थिएटर ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया गया पुदुचेरी में। और वो जो पुदुचेरी में इनॉग्रेशन हुआ, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पूरा जो खर्च दिया था, जो लोन दिया, वो हुडको के द्वारा दिया गया है। हुडको ने 1989 में अपनी जो है फंक्शंस क्या करने के, फाइनेंस करने के जो है स्टार्ट करे थे। और ये ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, इन सब के लिए जो है अपनी फंडिंग जो है प्रोवाइड करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है SWPL एंड क्लेवोएंट। क्लेवोएंट क्या होता है, क्लेवोएंट क्या है, चाहे उससे पहले हम लोग देखते हैं स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि चलाई जा रही है आईआईटीज एल्यूमिनीज के द्वारा, आईआईटीज एल्यूमिनीज के द्वारा। और इसका जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस है कि ये हम लोगों तक साफ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें, साफ पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। तो स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर रहा है लोअर देन मार्केट प्राइस पे। यानी मार्केट प्राइस पे अगर आपको कोई जो है बिस्लरी की बोतल अगर आप देखते हैं वो आपको मिलती है 20 रुपए की, तो उससे सस्ते में आपको स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड पीने का पानी मुहैया करवाएगा। और यहाँ पर एक देखिए इन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू करा है वाटर एटीएम्स का। एटीएम जो होते हैं, आपने आज तक पैसों के लिए देखे होंगे एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो होती हैं, लेकिन स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड एटीएम्स लेकर के आई है। कौन से एटीएम्स लाई है, वाटर एटीएम्स, जिसके अंदर से आपको पीने का पानी मिलेगा जो कि सोलर एनर्जी के द्वारा पावर्ड है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है क्लेवरोएंट। क्लेवरोएंट क्या होता है, क्लेवोंट जो है वो एक पेटेंटेड सिस्टम है। इस कंपनी का, स्वजल का एक पेटेंटेड सिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके पानी की प्यूरिफिकेशन, सप्लाई और फ्यूचर ब्रेकडाउन्स के बारे में जानकारी देता है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर एटीएम्स, वाटर एटीएम्स लगा करके सोलर एनर्जी का यूज करके सस्ते दाम पर पानी मुहैया कराने वाली कंपनी कौन है, स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि आईआईटीएंस के द्वारा जो है चलाई जा रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लेवोएंट क्या है, क्लेवोएंट एक पेटेंटेड सिस्टम है, एक पेटेंट करा हुआ सिस्टम है जो कि आपको पानी की सप्लाई और फ्यूचर ब्रेकडाउन्स के बारे में जो है बताता है। दोस्तों ये मदद करेगा भारत के एक महत्वाकांक्षी परियोजना में, जो कि है 2024 तक, इंडिया ने टारगेट लिया है 2024 तक भारत की जनसंख्या को साफ पीने का पानी मुहैया कराने का। यानी इंडियन गवर्नमेंट वांट्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बाय 2024, 2024 तक सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस मिलना चाहिए। और स्वजल वाटर जो प्राइवेट लिमिटेड है वो उसी तरफ जो है एक कदम उठाया गया है आईआईटीएंस के द्वारा। अब स्वजल वाटर जो प्राइवेट लिमिटेड है उसको फंड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। जैसे अगर हम लोग पिछले उसमें जो है थोड़ा तो पहले मैंने बताया था, पुदुचेरी के अंदर जो ओपन एयर थिएटर बना उसको फंड किया था हुडको ने, उसको लोन दिया था हुडको ने। तो सोजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको फंड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, के द्वारा। और क्लेयरवॉयंट जो है ये इन्हीं का एक पेटेंटेड सिस्टम है, एक पेटेंटेड सिस्टम है जो कि हमारे को जानकारी देता है कि पानी का प्यूरिफिकेशन लेवल, उसका सप्लाई और भविष्य में यदि कहीं पर शॉर्टेज पड़ती है उसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसमें केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन अभी हाल फिलहाल में देखें अगर हम तो काफी चर्चा में रहा,
चर्चा में रहने का कारण इसका है कि ये भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर पानी का कम से कम यूज़ करते हुए और रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। ये वडोदरा डिवीज़न में आता है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि गुजरात के अंदर है। ये मात्र 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। साथियों, आपको सबको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया, वो बनाया गया है हमारे लौह पुरुष, जो हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है इसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन केवड़िया रेलवे स्टेशन ही है। इस रेलवे स्टेशन का नाम अभी हाल फिलहाल में बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन। आपसे सवाल पूछा जाएगा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जो कि अब कहा जाता है एकता नगर रेलवे स्टेशन। भारत के अंदर टोटल 1,14,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। इंडिया के अंदर तकरीबन तकरीबन 1,14,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है और छोटे बड़े मिलाकर के तकरीबन 7500 स्टेशंस इंडिया के अंदर हैं। और इन्हीं स्टेशंस में से एक स्टेशन आपका आता है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए, इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानकारी ले लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो इनॉग्रेशन जो शुरुआत हुई वो हुई 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को, जो कि हमारी 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तब जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को इनॉग्रेट किया गया था। अब यहाँ पर ये इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इसी के कारण केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ही कारण एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। साथियों, जब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो एक क्वेश्चन कई बार जो है पूछा पूछा जाता है लौह पुरुष का। लौह पुरुष भारत में जो है इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की रियासतों को आज़ादी के टाइम पर खासतौर पर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, इनको भारत में जोड़ने का जो मुख्य काम किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। इसी में एक नाम सामने और आता है बिस्मार्क। बिस्मार्क बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों, बिस्मार्क जो थे, ये भी एक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही तरह इन्होंने जो है एक देश के यूनिफिकेशन के लिए काम किया था। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस चीज को सर्च आउट करें, फाइंड करें, लुकअप करें कि भाई बिस्मार्क कौन थे। एक अलग मैं जो है इनके बारे में, बिस्मार्क के बारे में मैं एक अलग सेशन आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें कि भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनकी 143वीं वर्षगांठ पर, बर्थ एनिवर्सरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को समर्पित किया गया था। और ये स्थित है नर्मदा जिले में, गुजरात में। और चूंकि अब केवड़िया रेलवे स्टेशन की ही बात हो रही थी, तो अब मैं आपको बता दूं रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव हैं। और अगर हम दोबारा रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो भारत में प्लेटफॉर्म की लंबाई के आधार पर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुबली जंक्शन है, जो कि कर्नाटका के अंदर है। पहले खड़गपुर हुआ करता था, लेकिन खड़गपुर अब नहीं रहा। अब हुबली जंक्शन है। हुबली जंक्शन से पहले गोरखपुर जंक्शन भी प्लेटफॉर्म की लंबाई के आधार पर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन
होता था। अब अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन नंबर ऑफ प्लेटफ़ॉर्म्स के आधार पर, तो हावड़ा जंक्शन जो है वेस्ट बंगाल का, वो हमारे देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स की संख्या है। अगर विश्व की हम लोग बात करें, तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई जिस स्टेशन की सबसे ज़्यादा है, वो दोबारा आपका हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन है कर्नाटका के अंदर। और अगर आप नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के आधार पर लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है, जो यूएसए के अंदर, वो विश्व का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कहा जाता है। तो आप में एक सवाल इसमें जो पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के आधार पर रेलवे स्टेशन, भारत का नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के आधार पर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे लंबा और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। फिर दूसरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये विश्व की एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, सबसे ऊंची जो है मूर्ति है, जो कि नर्मदा जिले के अंदर है। और ये हमारे को जो है इनॉग्रेट करी गई थी। ये इसका शुरुआत जो देश को इसको समर्पित किया गया था, ये समर्पित किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग रेलों की ही और बात करें, तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से लेकर के थाने। ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपको केवल केवड़िया रेलवे स्टेशन के कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवड़िया रेलवे स्टेशन ही पूछा जाए। हो सकता है उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी कुछ आपसे जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रेन की बात करूँगा, तो बॉम्बे के बोरी बंदर से लेकर के थाने के बीच में जो है ये ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। लॉर्ड डलहौज़ी उस टाइम पे भारत में जो है हुआ करते थे। 14 डब्बों की ये गाड़ी थी और इसको 3 इंजन खींच रहे थे। इन 3 इंजनों का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के जो है 3 एस थे ये, साहिब, सिंध और सुल्तान। इन 3 इंजन्स के द्वारा इस गाड़ी को खींचा जा रहा था, जिसमें 14 कैरियर 14 डब्बे थे। और इसका टोटल सफर 34 किलोमीटर का था और ये 400 लोगों को लेकर के गई थी। ये तो बात हुई भारत की। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली वो बॉम्बे के बोरी बंदर से लेके थाने तक चली। आज इसी स्टेशन को कहा जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आज का बॉम्बे वीटी, आपका जो बॉम्बे जो रेलवे स्टेशन है, उसको जो है कहा जाता है। और यहीं से भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थाने के लिए चली थी 16 अप्रैल 1853 को। अगर अब हम बात करें विश्व की पहली ट्रेन के बारे में, विश्व की पहली रेल के बारे में, तो आपको बता दूं मैं, विश्व में पहली रेल सितंबर 27 1825, जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली सितंबर 27 1825 में चली थी, जिसका जो इंजन था वो डार्लिंगटन से स्टॉकहोम इंग्लैंड के बीच चला था। आप जेम्स वॉट का नाम भी आपने सुना होगा। जेम्स वॉट जो थे वो पहले बंदे थे जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम इंजन जो बनाया था वो जेम्स वॉट के द्वारा बनाया गया था। ये आप लोग इसमें साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर अब आगे चलते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग है ये। इस को जो ग्लोबल रैंकिंग है ये तैयार करी जाती है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इंटरनेशनल एक रैंकिंग तैयार करी जाती है देशों के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ पावर के आधार पर। अगर हम इसके आधार पर देखें, तो इंडिया का जो रैंक है इसमें 83rd रैंक इंडिया को मिला है। यानी इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 83rd मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, जिसका वीजा फ्री स्कोर 60 है। वीजा फ्री स्कोर 60 है। भारत के अलावा अगर हम देखें, तो जापान और सिंगापुर, इंडिया को तो 83rd पोजीशन मिली है, जापान और सिंगापुर को इस लिस्ट में टॉप स्थान मिला है। इनका वीजा फ्री स्कोर 192 है। यानी 192 कंट्रीज के अंदर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। आपको पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाकर के अपना वीजा ले सकते हैं जिस भी देश में आप जा रहे हैं।
ये लगातार चौथा साल है जापान के पासपोर्ट को जब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान के पासपोर्ट को टॉप स्पॉट दिया गया है। अगर इसी इंडेक्स की हम लोग बात करें, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है अफगानिस्तान, उससे ऊपर इराक और उससे ऊपर सीरिया। इन तीन कंट्रीज के पासपोर्ट लीस्ट पावरफुल हैं। इन तीन कंट्रीज के पासपोर्ट लीस्ट पावरफुल हैं। हेनरी एंड पार्टनर्स का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके के अंदर है। लंदन में यूके में इनका जो है आपका हेडक्वार्टर है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है और ये स्ट्रेंथ के आधार पर आपको स्कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसमें इंडिया को 83rd स्थान इस साल मिला है। फिर दोस्तों बात करेंगे हम यूको बैंक के बारे में, क्योंकि ये भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। यूको बैंक का पुराना जो नाम था वो था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड। यूको बैंक का पुराना नाम था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और 79th इनॉग्रेशन डे इन्होंने अपना 6 जनवरी 2022 को मनाया। यानी 6 जनवरी 2022 को यूको बैंक ने अपना 79th इनॉग्रेशन डे मनाया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि किस बैंक का पुराना नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड था, या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड को आज किस नाम से जाना जाता है। तो ये इसलिए जरूरी है हमारे लिए क्योंकि इस बार यूको बैंक ने एक रुपे सेलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड जो है इशू किया है। कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड यानी आपको इस डेबिट कार्ड का यूज करने के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टैप करके जो है इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये करा गया है किसकी पार्टनरशिप में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो हैं सोमा शंकर प्रसाद। सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के प्रेजेंट सीईओ हैं और इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। यूको बैंक, जिसको पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1943 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 79th इन्होंने अपना इनॉग्रेशन डे 6 जनवरी 2022 को मनाया और इसी दिन इन्होंने अपना एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अब देख इसमें आगे जो चीज देखने की है कि भाई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है क्या, एनपीसीआई ये है क्या चीज। तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, एक रिजर्व बैंक की ब्रांच है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, इसी की एक इकाई है, एक डिवीजन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स, आईटी डिपार्टमेंट, कस्टम्स और एक्साइज ये सारे आते हैं। उन्हीं के अंडर आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी आता है। इसका जुरिस्डिक्शन है उसमें। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसको क्रिएट किया था आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को क्रिएट किया गया और इसका काम था रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम। रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, आप देखिए भारत के अंदर हम लोग भीम ऐप की बात करते हैं, हम यूपीआई की बात करते हैं, और भी कई तरह के जो है ऑनलाइन पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं। उन सब को रेगुलेट करने का, उन सब को ऑपरेट करने का, उनको जो है वो वैलिड हैं कि नहीं है, लीगल हैं कि नहीं है, ये सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है, ये जो बताया जाता है, ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई वो दिसंबर 2008 में हुई थी। शुरुआत इसकी दिसंबर 2008 में हुई थी और अभी जो इसके चेयरमैन हैं विश्व मोहन महापात्रा, अभी इसके एनपीसीआई के चेयरमैन हैं। नेशनल पेमेंट्स कंट्रोल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्यों जरूरी है, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी इसके द्वारा यूको बैंक की पार्टनरशिप में एक रुपे कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड की शुरुआत करी गई है। कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड यूको बैंक के द्वारा शुरू किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में। नेक्स्ट चीज इसमें आ जाता है, जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसकी शुरुआत जो हुई 12 जुलाई 1982 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी रिकमेंडेशंस के द्वारा? शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इसकी शुरुआत हुई थी। बी शिवरामन एक मेंबर हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन कमीशन की। प्लानिंग कमीशन जैसे आज हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे बी शिवरामन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी। उस कमेटी की सिफारिशों से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। इसके आज जो चेयरमैन हैं जी मिस्टर जी आर चिंतला, इसके जो है आज चेयरमैन हैं। मिस्टर जी आर चिंतला इसके चेयरमैन है, और इसके पहले चेयरमैन जो थे वो श्री एम रामकृष्णैया जो है, इसके श्री एम रामकृष्णैया जो है इसके पहले चेयरमैन थे, जो कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा हुआ करते थे। ये 1982 से 84 तक इसके चेयरमैन रहे थे। 82 से 84 तक इसके चेयरमैन रहे थे। इसके टोटल 31 रीजनल ऑफिसेज हैं, टोटल 31 रीजनल ऑफिसेज हैं, और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे और महाराष्ट्र। मुंबई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक मैं आपको अलग से जो है ना सेशन जो है दूंगा सारे बैंक्स और बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सभी बैंक्स का जिक्र होगा। नाबार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि नाबार्ड कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, देखिए पहले इसमें आ जाते हैं हम लोग कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उन सब की, यानी इनका जो है अगर इंस्पेक्शन करना है, कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो इनको रेगुलेट करने का काम नाबार्ड करता है। और नाबार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको भी सुपरवाइज करने का काम करता है, और साथ साथ में इनके इंस्पेक्शन का भी काम किसका होता है? नाबार्ड का ही होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, ये प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट एक जो है आपकी मैगजीन है उसके द्वारा दिए जाते हैं। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट एक मैगजीन है, उसके द्वारा ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स दिए जाते हैं। जो आपकी प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन है, ये पब्लिश करी जाती है द फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा। ये पब्लिश करी जाती है द फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं, कौन ऑर्गेनाइज करता है इनको? ऑर्गेनाइज करता है प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट। और प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? ये एक मैगजीन है, इसको पब्लिश करता है फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप। अब इस अवार्ड्स के अंदर इस साल एचडीएफसी को बेस्ट प्राइवेट बैंक घोषित किया गया है। बेस्ट प्राइवेट बैंक का जो अवार्ड दिया गया है इस साल, वो एचडीएफसी को दिया गया है। उसका कारण क्या है कि एचडीएफसी ने बीते वर्ष दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम जो है लागू करी थी। दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, जिसमें 10 लाख तक का जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई थी छोटे फुटकर जो रिटेलर्स हैं उनको। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लो आपके खाते में 10 लाख रुपए हैं, आपको रिक्वायरमेंट है 15 लाख रुपए की, तो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो है अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सको। तो इन्होंने जो फैसिलिटी दी, वो फैसिलिटी दी कि आप 10 लाख रुपए तक भी अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 जो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट और मैगजीन ऑर्गेनाइज करती है, उसमें एचडीएफसी बैंक को आपसे पूछा जा सकता है कि भी किस बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड मिला है। तो एचडीएफसी बैंक को मिला है, किस चीज के लिए मिला है? उनको मिला है दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के लिए। शशिधर जगदीशन इसके प्रेजेंट सीईओ हैं। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन इसके प्रेजेंट सीईओ हैं, और हेडक्वार्टर एचडीएफसी बैंक का है महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र मुंबई में इनका जो है हेडक्वार्टर है, और 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1994 में एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इसमें जो हमारा आता है वो आता है सीरियम। सीरियम अभी चर्चा में है,
जो ये वर्ड है सीरियम, सीरियम चर्चा में है। सीरियम क्या है? सीरियम जो है एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, एक संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके के अंदर। सीरियम एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर और 1909 में इसको स्थापित किया गया था। 1909 में इसको स्थापित किया गया था। ये क्या करती है ये संस्था? ये संस्था एविएशन का डाटा प्रोवाइड करती है, यानी हवाई सफ़र से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करती है। ट्रैवल फाइनेंस के लिए, एविएशन इंडस्ट्रीज़ को, ट्रैवल फाइनेंस के लिए और एविएशन इंडस्ट्रीज़ के लिए हवाई सफ़र का जो है डाटा प्रोवाइड करती है। हर साल ये एक रिपोर्ट निकालते हैं ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू। ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू यानी कितनी फ्लाइट्स आई और उनमें से कितनी फ्लाइट्स टाइम रहते वहां से जो है उड़ान भरने में सफल रही। तो हम देखें इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से केवल चेन्नई एयरपोर्ट को एट्थ पोजीशन इस एट्थ रैंक इस ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू जो रिपोर्ट है उसमें दिया गया है। यानी इंडिया का जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें इंडिया के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू जो कि सीरियम जो ऑर्गेनाइजेशन है सीरियम उसके द्वारा किया जाता है। इसको एट्थ पोजीशन जो है प्रोवाइड करी गई है लार्ज एयरपोर्ट कैटेगरी में और ये टॉप 10 पोजीशन में आने वाला इंडिया का एकमात्र एयरपोर्ट है। इसके अलावा दूसरा कोई भी इंडियन एयरपोर्ट इस कैटेगरी में टॉप 10 में नहीं आ पाया। अगर हम बात करें पहला तो यूएसए का इटैमी एयरपोर्ट है, यूएसए इटैमी एयरपोर्ट उसको इस रिव्यू रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ सीरियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के अंदर एविएशन डाटा प्रोवाइड करती है और एक रिपोर्ट रिलीज करती है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू। तो जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू है 2021 का उसमें इंडिया के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एट्थ रैंक जो है इसने दिया है। यानी यहाँ से उड़ान भरने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनको तकरीबन तकरीबन 83% जो एयरक्राफ्ट हैं 83% एयरक्राफ्ट वो समय पर उड़ान भर पाए। तो उनकी उड़ान डिले नहीं हुई। भारत का एकमात्र एयरपोर्ट है जो इस रिपोर्ट में टॉप 10 स्थिति पोजीशंस के अंदर आ पाया। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसकी शुरुआत 1909 में हुई थी। अब अगर हम एयरपोर्ट्स को लेकर के जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्व का जो फर्स्ट एयरपोर्ट था वो था कॉलेज पार्क एयरपोर्ट मैरीलैंड यूएस के अंदर। वर्ल्ड का जो फर्स्ट एयरपोर्ट बना वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट बना कॉलेज पार्क एयरपोर्ट मैरीलैंड यूएस में जो कि 1909 में विल्बर राइट के द्वारा ही बनाया गया था। विल्बर राइट ने इसको एस्टेब्लिश किया था और इसको माना जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना आज तक चलने वाला एयरफील्ड है। वर्ल्ड का सबसे पुराना ओल्डेस्ट एयरफील्ड है कॉलेज पार्क एयरपोर्ट मैरीलैंड यूएस के अंदर। भारत में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो फर्स्ट एयरपोर्ट था वो मुंबई जुहू एयरपोर्ट है। मुंबई जुहू एयरपोर्ट जो कि 1928 में जिसकी शुरुआत हुई थी। देखिए 1909 में जो शुरुआत हुई है वो वर्ल्ड के पहले एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है और 1928 में इंडिया में मुंबई जुहू जो एयरपोर्ट है उसकी जो है शुरुआत जो है इंडिया के अंदर हुई थी। वर्ल्ड के अगर हम हाईएस्ट एयरपोर्ट की बात करते हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं दियोचेंग यादिंग एयरपोर्ट है चाइना के अंदर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरपोर्ट है और ये सितंबर 2013 से इसने काम करना शुरू करा है। वर्ल्ड के हाईएस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो दियोचेंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना का एयरपोर्ट है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी जो ऑन टाइम अराइवल जो आपका जो रिपोर्ट आया है जो अगर मैं बताऊं दोबारा आपको ये ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू जो आया है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू जो आया है उसके अंदर इंडिया का जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको 8th पोजीशन मिली है। तो उस आधार पर ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट है दियोचेंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना का और इंडिया का जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट जो कि लेह जो लद्दाख की कैपिटल है उसमें है। ये वर्ल्ड
का 23rd हाईएस्ट कॉमर्शियल एयरपोर्ट है, 23rd, यानी इससे ऊंचे अभी भी और जो है काफी एयरपोर्ट्स जो है वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। अब अगर हम कुछ और इंफॉर्मेशन जो अभी जानकारी अगर हम अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें घटित हुई उनके बारे में अगर लें, तो ओलंपिक मेडल विनिंग एथलीट थे डियोन लैंडोरे। ये जो है ट्रिनिडाद और टोबैको में इनका जन्म हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया है। डियोन लैंडोरे जो थे 2012, 2016, यहाँ तक कि अभी जो पीछे से टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये आपके जो है रिले रेस जो होती है 400 इंटू 4 वाली, उसके जो है एक्सपर्ट माने जाते थे। तो इनका देहांत हुआ। आपसे पूछा जा सकता है डियोन लेंडोरे जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे या ये कौन थे? साथ ही साथ में एक लिरिसिस्ट हैं आपकी मेरिलिन बर्गमैन, जो ये हैं आपकी 93 उम्र की उम्र में, 93 साल की उम्र में इनका भी देहांत हुआ है। ऑस्कर और एमी और ग्रैमी अवार्ड जो इनको मिले हैं ये यूएसए की थी। एक बुक आ रही है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। एक बुक, ये बायोग्राफी है आपकी रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा जा रहा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। ये भी चर्चा में है क्योंकि ये अभी आगे आने वाले नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि ये लिखी जा रही है किसके द्वारा? रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये लिखी जा रही है ऑथराइज्ड रूप से थॉमस मैथ्यू के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है रतन एंड टाटा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो थॉमस मैथ्यू इसके राइटर ऑथर हैं। तो साथियों, ये एक छोटा सा प्रयास है समाज से जो लिया वापस करने का, कि जो ज्ञान थोड़ा बहुत है या इधर उधर से इकट्ठा करते हैं वो आप सब तक पहुंचाया जा सके। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मैं डेली डार्क डोज जो है आप लोगों को जरूर, मैं जो है डेली बेसिस पे जो है इस चीज़ को शुरू करूंगा। दिन आज का यानी करंट अफेयर्स और जीके की सीरीज। होपफुली ये सारा जो है आपको पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको, नेक्स्ट सेशन में इसको और कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।